सेंट्रल जेल में पति ने फांसी पर लटकने से पहले आखिरी इच्छा में बीवी से सुहागरात की इच्छा जताई और उसकी इच्छा पूरी कर दी गई। जब वो जेलर कैदी के अंदर ही बीवी से सुहागरात मनाने लगा तो ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सारे पुलिस वालों की चीख निकल गई। मैं कैमरे में 2 डबल खुफिया कैमरे लगा दिए थे। वो बहुत ही घटिया हरकत थी, मगर मैं अपने से ऊपर मौजूद लोगों के हाथ मजबूर था और जेलर साहब की इच्छा थी कि मैं उस कमरे में कैमरा लगा दूं जहां अब से कुछ देर बाद एक कैदी को अपनी बीवी से मुलाकात करानी जाने वाली थी। मुझे जेलर साहब की बात समझ नहीं आ रही थी कि पहले तो एक सजा मौत की कैदी को ऐसी इच्छा करने की बड़ी आराम से राजी हो गए थे जो बहुत अजीबोगरीब थी, और फिर उसके बाद उसके कैमरे में कैमरा लगवा कर दो उन्हें हर हदी पार कर दी थी। लेकिन जेलर साहब ने हर किस्म के काम की जा सकती। वो अक्सर ही रात को बैठकर शराब पिए करते थे और उन्हें किसी बात का डर भी नहीं था। शायद उनका औहदा था जिसकी वजह से उन्हें किसी का डर भी नहीं था, मगर मुझे इंसान के लिए यह बात बिल्कुल भी ना मंजूर थी कि कमरे में कैमरे लगाना किसी भी पति पत्नी के बीच होने वाले मामला को देखा जाए। कैमरे लगाने के बाद मैं उस कैदी के बैरक में पहुंच गया जहां अकेला बैठा था। मैं जब भी उसका चेहरा देखा तो मुझे अजीब सा एहसास होता था। 2 दिन के बाद उसे सजाए मौत होने वाली थी और उसके चेहरे पे ऐसा सुकून था जैसे उसने कत्ल नहीं किया हो बल्कि कोई अच्छा काम किया हो। उसके चेहरे पे मौत का डर बिल्कुल नहीं था और नहीं अपने किए पर कोई पछतावा था। अब भी वह बहुत सुकून से बैठा था। मैं उसके पास जाकर पंजों के बल बैठ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे पूछा, क्यों भाई कैदी नंबर 517, तुम्हें मौत का डर नहीं है? तुम तो मरने से पहले भी अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाना चाहते हो। मेरी मानो तो अपनी इस इच्छा से पीछे हट जाओ और ऊपर वाले को याद करो। मेरी बात को उसने कोई जवाब न दिया। मैं बस उसके चेहरे को पढ़ता वहां से खड़ा हो गया। मैं आज तक ऐसे सुकून किसी के चेहरे पर नहीं देखा था। बस यही बात मुझे बार बार ताज्जुब कर रही थी। मौत को सामने देखकर भी वो कैसे चैन से रह सकता है? मैं नहीं चाहता कि उसकी बीवी और इस कमरे में जाए, लेकिन यह सब मेरे हाथ में नहीं था। उस कैदी की उम्र बस 28 साल थी। उसने अपने जिगरे यार का कत्ल किया था और उसी की मौत के जोर पर वह यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह कत्ल उसने क्यों किया था यह बात कोई भी नहीं जानता था, और न उसने उसकी कोई वजह दी थी, बल्कि उसने खुद पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी थी और उस बात का खुलासा भी किया था कि वह कातिल है। लेकिन जब उसने कत्ल की वजह पूछी जाए तो उसने अपने जवाब पर ताला लगा लिया। अदालत में भी उसने खुद स्वीकार किया कि वह कातिल है, मगर कातिल की वजह अब तक न बताए, और चूंकि उसने खुद जुर्म कबूल किया इसलिए उसे सजाए मौत दी गई। उसकी बीवी से भी इस मामले में काफ़ी पूछताछ की गई, लेकिन उसने करते हुए यही कहा कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसका पति कमलेश और उसका दोस्त नागेंद्र एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे और उनके बीच कोई ऐसा झगड़ा भी नहीं हुआ था जिसकी वजह से उनका पति यह कत्ल करता। थोड़ी ही देर बाद मुझे वायरलेस पर सूचना मिली कि कैदी नंबर 517 की बीवी आई है। यह सुनकर मैं कुछ परेशान हो गया। दरअसल मेरी परेशानी की वजह वह कैमरे थी। मेरी नज़र में यह बात बहुत ही घटिया थी कि जेलर साहब उन कैमरों की मदद से पति पत्नी के बीच में होने वाले मंजर को देखे, लेकिन मैं नौकरी के हाथों मजबूर था। इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैं 5 लाख का रिश्वत खिलाई थी और जब यह सरकारी नौकरी मुझे मिल गई तो मुझे यह सब कुछ करना था जो बड़े मुझे से चाहते थे, मगर मैं उनके खिलाफ कुछ भी करता तो या तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाता या फिर मेरी नौकरी ही खत्म हो जाती। बस इसीलिए मैं उस वक्त भी अपने मुंह पर ताला लगा लिया था। जेलर साहब ने हम पर इस कैदी की बीवी को उसके कमरे में पहुंचाया। उसकी बीवी बहुत ही जवान और खूबसूरत थी, मगर उसने खुद को घूंघट में छुपा रखा था। एक बार पल्लू उठने पर मैंने उसका चेहरा देखा था। मैं सोच रहा था अगर जेलर साहब की नज़र उस औरत के चेहरे पे पड़ी तो यकीनन उसकी नीयत खराब हो जाएगी। वह औरत के बड़े ही शौकीन थे और अक्सर रात को उनके कमरे में औरत को लाया जाता था और वहाँ क्या होता था वह बात बिना देखे ही मुझे मालूम था। जेलर साहब के हम पर कैदी नंबर 517 को उसके कमरे में भेज दिया गया और भेजने से पहले उन दोनों पति पत्नी की पूरी तलाशी ले गई ताकि कुछ गलत ना हो सके। आज तक कभी किसी कैदी ने ऐसी अनोखी इच्छा का जाहिर नहीं किया था, इसलिए यह जेल में पहली बार हो रहा था
और यह बात को गुप्त रख दिया गया था। जेलर साहब ने ही किसी को इजाज़त दी थी, ना ही इस बात को किसी को सामने बयां किया था, और यह बात मुझे बाद में पता चली थी। उन्होंने इस इच्छा को रद्द करने की वजह क्यों जरूरी समझा। दो पहरेदार उसके कमरे के बाहर तैनात थे। कमरे के दरवाजे पर कोई लॉक या कुंडी मौजूद नहीं थी। उन दोनों को छोड़ने के बाद जेलर साहब हम पर उन कमरे में पहुंचा जहां टैबलेट खोलकर बैठे थे। उन्होंने मुझे भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। मेरी उससे काफ़ी ज़्यादा बातचीत नहीं थी। वह मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। कहने लगे, आओ हम भी थोड़े मज़े करते हैं। और यह सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने कहा कि नहीं साहब, मैं जेल का राउंड लगा के आता हूँ, आप बैठिए। लेकिन वह न माने और कहने लगे, तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। करने से पहले उस कैदी की अजीब और गरीब इच्छा मुझे मंजूर किया है, तो मैं देखूँ तो सही आखिर उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो उसे मौत के वक्त भी अपनी बीवी से सुहागरात करने की इच्छा जागी है। तो कुछ ऐसा होगा ना जो मरने से पहले ही उसे अपनी बीवी के साथ चाहिए। उसके मरने के बाद उसकी बीवी विधवा हो जाएगी। बेचारी गरीब औरत को हम ही उसके खाने पीने का कुछ इंतजाम कर देंगे। यह कहकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे और उनकी हंसी से में मौजूद मक्कारी और कमीनी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मैं जान गया था कि उनकी नीयत में कौन सा फितरत है जिसे उन्हें यह कैमरे लगवाने पर मजबूर किया है और जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी अनोखी इच्छा को पूरा किया है। वह इस वीडियो की मदद से बाद में उस औरत को ब्लैकमेल करके आराम से अपने गंदे मकसद हासिल कर सकते थे। और यह बात समझ में आते ही मुझे अपने आप में घृणा होने लगी थी कि मैं उनके कहने पर कैमरे क्यों लगाए। एक इज्जतदार औरत सारी जिंदगी उनके पैरों में रोने वाली थी। मैं खुद शादीशुदा था, इसलिए शायद हर बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। जेलर साहब ने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ बिठाया। स्क्रीन पर उन कैमरों के अंदर का मंजर नजर आने लगा। बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे थे, वाईफाई और ऑपरेशन मौजूद था और उस कैमरे में होने वाले हर बात हमें साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं कभी स्क्रीन पर नजर डालता तो कभी शर्मिंदगी से सर झुका लेता। उस दिन अपनी बीवी के हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाया और उसके पल्लू को चेहरे से हटा दिया। स्क्रीन पर उसकी बीवी का चेहरा नजर आते ही जेलर साहब की अपनी गंदी जबान से उस औरत की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और फिर स्पीकर में हाई आवाज से हम दोनों के ही सर चकरा दिया। वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मेरी नज़र भी स्क्रीन पर जम गई और फिर जो मंजर हमने देखा, हमारी चीख निकल गई। उस कैदी की बीवी ने सुहाग रात के दौरान ऐसी हरकत की जो शायद कोई भी औरत नहीं कर सकती थी। वह तो अपने पति से भी ज़्यादा ताकतवर निकली और देखते ही देखते उसने अपने पति को अब समझ में नहीं आ गया। उसका पति ने आखिर इच्छा में अपनी बीवी के साथ इस तरह का अच्छा जाहिर क्यों किया था। जेलर साहब फौरन उस कमरे के तरफ दौड़ पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे भागा और जब हम कमरे में दाखिल हुए तो वह कैदी बिस्तर पे पड़ा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी बीवी जल्दी से चेहरा छुपा लिया। जेलर साहब ना आओ देखा न ताओ उस औरत को हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने कमरे में ले गए और उस कैदी के पास खड़ा रह गया। वह चिल्लाते हुए मुझसे पूछ रहा था उसकी बीवी को क्यों ले जाया जा रहा है, लेकिन मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि मैं जानता था कि अब जेलर साहब उसके औरत के साथ कैसा सुलूक करेंगे। जो कुछ उस औरत ने अपने पति के साथ किया उसके बाद तो जेलर साहब उसे किसी सूरत में छोड़ने वाले नहीं थे। मैंने उस कैदी को बैठाने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने बैठ गया और वह पहली बार था जब मैं आज उसकी आवाज़ सही तरह से सुना था, वरना कभी बात ही नहीं करता था। मैंने उसे कहा कि अपने बारे में सब कुछ सच से बताओ और तुमने यह गुनाह क्यों किया यह भी बता दो। फिर उसने खामोशी में सर झुका लिया। मैंने उसे सख्ती से कहा, जो कुछ इस कैमरे में हुआ तुम दोनों पति पत्नी के बीच में हुआ है वो सब कैमरे में रिकॉर्ड है। अगर तुम अपने जुर्म का वजह नहीं बताओगे तो यह रिकॉर्ड दुनिया के सामने पेश कर दी जाएगी। तुम्हारी भी इज्जत है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यह वजह बता दो जिसकी वजह से तुम यहाँ हो और यह बात भी बताओ तुमने क्यों आखिर इच्छा के तौर पे अपनी बीवी को यहाँ बुलाया। रिकॉर्डिंग की बात सुनकर उस कैदी के चेहरे पे एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। वह फिर उसने धीरे धीरे हर बात बतानी शुरू करते हुए, उसका नाम कमलेश था।
बचपन से ही उसकी और नागेंद्र की बड़ी गहरी दोस्ती थी। उसकी दोस्त जिंदगी था और अपने दोस्त के बगैर वो कभी कोई कदम नहीं उठाता। दोनों दोस्तों ने न सिर्फ शिक्षा एक साथ हासिल की बल्कि एक ही कंपनी में नौकरी भी करने लगे। नौकरी कुछ बेहतर हुई तो घर वालों ने शादी के बारे में बात की और फिर उसके माँ बाप ने अपनी पसंद से ही उसके लिए एक लड़की का इंतजाम कर लिया और उस तरह कमलेश की जिंदगी में उसकी बीवी रजनी आ गई। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई और उसकी शादी पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो उसका दोस्त नागेंद्र था। रजनी अपने साथ अपनी किस्मत भी लेकर आई और कमलेश का प्रमोशन हो गया। नागेंद्र उसी तरह हर जहां पर पहले था, क्योंकि नागेंद्र का ध्यान नौकरी से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर था, इसलिए इसी वजह से वहीं रह गया। न वो प्रमोशन न कर सका। कमलेश की माँ दूसरे शहर में अपने बड़े बेटे के पास चली गई। यहाँ कमलेश और उसकी बीवी रजनी रह गई और नौकरी में ज़्यादा देर होने की वजह से कमलेश को घर के छोटे मोटे कामों का दिक्कत होने लगा। क्योंकि नागेंद्र का प्रमोशन नहीं हुआ था, इसलिए उसे घर कि तरह के कामों का दबाव भी ज़्यादा नहीं था, इसलिए कमलेश अपने घर का कामकाज उससे करता। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, उसे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर रजनी का रवैया धीरे धीरे बदल गया। वो हर वक्त परेशान नजर आती, कमलेश से बात करने में भी कतराती थी। उन दोनों के बीच अजीब सी दूरी पैदा हो गई थी और घर में भी खामोश रहने लगी थी। कमलेश इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था कि रजनी किसी बात से परेशान है, लेकिन उसने पूछने पर रजनी उससे कोई जवाब न दिया करती। और फिर एक दिन जब कमलेश ने सख्ती से रजनी से पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उसने ऐसी बात कही जो कमलेश ने कभी सोचा नहीं था। उसने बताया कि नागेंद्र इस तरह बुरी नज़र रखता है और उसे परेशान करता है। और यह सुनकर कमलेश को गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी पर बहुत प्यार थी, लेकिन साथ ही नागेंद्र की दोस्ती पर भी पूरा भरोसा था। वह कहने लगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन रजनी का कहना था कि उसने खुद इस बात को महसूस किया है। कमलेश को रजनी की बात पर हरगिज भी यकीन न था और फिर उसने अगले दिन भी नागेंद्र को पैसे देकर कुछ खरीदने के लिए बाजार भेज दिया, तो उसे ऑफिस से वापसी में खरीदते हुए रजनी को घर पहुंचा। नागेंद्र खुशी खुशी पैसे लेकर निकल गया था। कमलेश के दिल में यह बात आई कि आज उसे पीछे जाकर देखना चाहिए कि रजनी ठीक कह रही है या फिर कोई गलतफहमी हुई है। नागेंद्र के पीछे जब कमलेश पहुंचा तो उसके होश हवास ठिकाने आ गए। ड्राइंग रूम में दरवाजे पर वह रुक गया। नागेंद्र और उसकी बीवी ड्राइंग रूम में बात कर रहे थे। अरुण दोनों की बातें को कमलेश हक्का बक्का कर दिया। वह कह रही थी, वह बस नागेंद्र बहुत हो गया, अब तुम अपनी हद में रहो। और नागेंद्र उसे कह रहा था, रजनी ने अगर उसकी बात न माने तो जबरदस्ती करने हद पर भी उतारू होगा। अब सच सामने आ गया। रजनी जो कुछ कह रही थी वो सब कुछ सच था, लेकिन उसने इतनी हिम्मत ना थी कि वो उन दोनों को सामने जाता। जिस दोस्त पर उसने बहुत माना था, उसने भरोसा करके वो अपने घर भेजता था, उस दोस्त ने उसके पीठ में खंजर घोंपा था। उसने उल्टे कदमों से घर के बाहर निकला। इस बात को 1.5 दिन गुजर गए थे और कमलेश के दिल में एक आग से चल रही थी। उसने अपनी बीवी रजनी को रहने के लिए मायके भेजा और खुद ऑफिस से वापस में नागेंद्र के अपने साथ घर ले आया। वह नागेंद्र से जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब वह बात उसने अपने दोस्त से पूछी तो उसके दोस्त ने भी जो कुछ उससे कहा वह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने दोस्त से कहा कि रजनी को पहले भी कई लड़कियों के साथ चक्कर थे, उसका चलन ठीक नहीं है। यह सुनकर कमलेश गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में अपने दोस्त को मारना शुरू कर दिया। उसने भी पलटवार हाथ उठाया तो कमलेश ने गुस्से में वही रखा फूट काटने वाली छुरी उठाकर उस पर वार कर किया और वह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी हाथ की नस कट गई। कुछ देर बाद उसके दोस्त ने उसी कमरे में दम तोड़ दिया और जब कमलेश को होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने खुद ही पुलिस को फोन करके खबर दी, क्योंकि वह कोई मुजरिम नहीं था, वह खुद भी सदमे में था। उसने यह क्या किया, यह फिर कमलेश ने खुद ही अपना गुनाह स्वीकार करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। 4 महीने के बाद कमलेश को सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मौत की सज़ा सुनने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरा। वो बिल्कुल खामोश था
और एक बार उसने जेल में मुलाकात करने के लिए उसकी बीवी आई थी, लेकिन वो बहुत शर्मसार सी मुलाकात थी। और फिर कैदी जितने करते हैं पहले अपनी बीवी से सुहागरात की इच्छा जाहिर कर दिया उसने। और जेलर साहब को लगा कि शायद वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और इसलिए उसने आखिरी बार मिलना चाहता है। लेकिन स्क्रीन पर नजर आने वाले मंजर तो कुछ और ही बयां कर रहे थे। जब उसकी बीवी उससे मिलने आई तो उसने उसे अपने सामने बिठाया और उससे कहा कि तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है। मैं जान गया हूँ कि तुम ने गंदा आरोप मेरे दोस्त पर लगाया, बल्कि तुम यह कहकर उससे अपनी बीवी के कपड़े उसके बावजूद से खींचना और करने लगा कि लो तुमने तो खुद इज्जत उछालने का बहुत शौक है ना, आज मैं तुम्हारा इज्जत लूटूंगा। और यह सुनते ही उसकी बीवी बोल पड़ी कि कल तुम्हें सजाए मौत होने वाली है और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर बचा सकते। अगर तुम मेरे साथ यहाँ कुछ गलत भी होगा तो तुम्हें फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। यह सच है कि मुझे तुमसे तुम्हारा दोस्त पसंद आ गया था, इसलिए मैं उसे अपनी तरफ बुलाने लगी, लेकिन हर बात तुम्हारी दोस्ती के बीच में आता और यही कहता कि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। वह तो मुझे मेरा सच तुम्हें बताना चाहता था। मैं जानती थी कि मेरे कई लड़के के साथ संबंध थे और इसलिए मैं डर के मारे तुम्हें दिल में उसके लिए गलत बातें डालना शुरू कर दे, ताकि अगर वह कभी भी तुम्हें कुछ कहे तो तुम्हें यकीन ना करो। मैं चाहती थी कि तुम्हें उससे दूर रहो और तुम्हें मेरा सच ना पता चले। जब तुम दोनों की दोस्ती में दूरी आएगी तो मेरे लिए नागेंद्र को हासिल करना आसान हो जाएगा। यह सुनते ही कमलेश ने उस पर हमला किया और बदले में उसने भी ज़्यादा ताकत के साथ उसे धक्का देकर मारना शुरू कर दिया। वह कमलेश से भी ज़्यादा ताकतवर निकली और यह सब कुछ सुनने और देखने के बाद मैं और जेलर साहब भागते हुए उसके कमरे में आए थे और अब यही सही तरह से उसे सारा सच पता चल गया था। मैंने फिर पूछा, लेकिन अपनी बीवी को तुमने यहाँ क्यों बुलाया था? यह सुनकर कमलेश कहने लगा, उस वक्त तो अब मैं आकर मैं दोस्त को कत्ल कर दिया, लेकिन फिर अब मेरी बीवी यहाँ मिलने आई तो उससे बातों से मुझे एहसास हो गया था कि कहीं न कहीं वह गलत है। मैं किसी को मेरे दोस्त की मौत के पीछे की वजह नहीं बताई, मेरी बीवी की इज्जत खराब होगी। लेकिन अब मुझे लगने लगा कि मेरी बीवी ठीक नहीं है और फिर मेरे दिल में यह बात बैठ गई कि मैं मरने से पहले सच्चाई जान लूं, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। लेकिन अगर वह मेरे सामने आकर अपना सच स्वीकार न करती तो मुझे फायदा न होता, इसलिए मैंने सुहागरात की बात कही, क्योंकि इतने दिनों में मैं जेलर की फितरत से अच्छी तरह समझ गया था। मैं जानता था कि वह हम दोनों पति पत्नी को देखने के लिए यहाँ कैमरे जरूर लगाएगा और इसी तरह मेरा सच कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और मेरा यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ। मैं जानता हूँ क्या कैमरे लगे हुए हैं और हर बात कैमरे में रिकॉर्ड होती है। वह कहने लगा, मुझे सजाए मौत नहीं बचना। मुझे अफसोस है कि मैं अपने बचपन के दोस्त की बात पर यकीन नहीं किया। मेरी वजह से वह इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को भी उसके गुनाहों की सजा मिले। वही है जिसने हम दोनों के बीच नफरत के बीज बोया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वह बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। वह लड़की फितरत को भाग अपने यह सारा खेल खेला था और वह कामयाब भी हो गई थी। उसकी बीवी को असली चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और अब उसकी बीवी को भी सजा दी जा सकती थी। लेकिन यह सब कुछ जेलर साहब के हाथों में था। कैदी नंबर 517 को आप उसकी बैरिक में भेज दिया गया। अगले दिन उसे सजाए मौत होनी थी। मैं वापस जेलर साहब के कमरे में पहुंचा तो उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं जानता था कि वो इतनी आसानी से उस औरत को नहीं छोड़ता। मैं खामोश से वहाँ से हटकर जेल के राउंड पर निकल गया और सोच रहा था कि एक औरत कितनी जिंदगियाँ बर्बाद कर सकती है। अब तक रजनी ने न जाने कितने लड़कों की ज़िंदगी खराब की थी और आखिर में उसने अपने पति को भी सजाए मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। यह सब कुछ करने के बाद वह खुद भी नहीं बच सकती। वो सारी पता जब जेलर साहब को उसे हवस का निशाना बनाने वाले थे, शायद वह भी यहाँ आने वाली औरतों की लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। इस जेल में नौकरी करते हुए मैंने एक बात तो अच्छी तरह समझ ली थी कि ज़्यादातर इजाज़त में आकर और सच जाने बगैर ही किए जाते हैं। इसलिए मैं यह बात जरूर कहना चाहूँगी, कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को एक बार सच्चाई जरूर जाननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें
ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।